दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका जीएस विद अमित सर यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। और आज हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के वर्गीकरण की नेक्स्ट सीरीज में, और वह है प्रादेशिक आधार पर। तो आज की जो हमारी क्लास होने वाली है प्रादेशिक आधार पर। इससे पहले हम लोगों ने और भी जो विभाजन थे, चाहे वो प्रशासनिक आधार पर हो या प्रजाति के आधार पर हो या जलवायु के आधार पर हो, इनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अगर आप लोग इन क्लासेस के नहीं देखे हैं तो आप उन क्लासों को भी देख सकते हैं, ठीक है, जो कि वह मध्य प्रदेश ज्योग्राफी प्लेलिस्ट के अंतर्गत आपको मिल जाएंगी। और सभी क्लास के सीरियल बाय सीरियल डले हुए हैं कि कौन किस बार की क्लास है। तो यानी कि आप एक तरफ से एक दो करके सारी क्लासेस डली हुई हैं, उन क्लास को आप विजिट कर सकते हैं उनमें जाकर, ताकि आपको एक बेहतर समझ मध्य प्रदेश के ज्योग्राफी की होगी। तो आज हमारा टॉपिक है प्रादेशिक आधार पर। क्या है? प्रादेशिक आधार पर वनों का वर्गीकरण। वनों का वर्गीकरण, ठीक है। साथ ही साथ आप लोग लिखते चलेंगे। हम लोग पीपीटी में इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि पीपीटी में समझ कम आता है, और इसके माध्यम से आप समझने की स्थिति में होते हैं, और साथ ही साथ आप राइट डाउन भी करते चलते हैं एक ही साथ। तो आपका कंसंट्रेशन लेवल जो है तो और भी ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। तो प्रादेशिक आधार पर वनों का वर्गीकरण, तो इनमें सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, ठीक, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। नेक्स्ट है कैमूर। ये किसका पार्ट है? विंध्यन का। तो विंध्यन, या आप विंध्याचल लिख लें, तो विंध्यन कैमूर, विंध्यन कैमूर श्रेणी, ठीक। नेक्स्ट है मुरैना शिवपुरी पेटी, मुरैना शिवपुरी पेटी या क्षेत्र। और नेक्स्ट है नर्मदा। नेक्स्ट कौन सा है? नर्मदा का दक्षिण क्षेत्र, ठीक। तो नर्मदा का दक्षिण क्षेत्र। इतने भागों में जो है तो हम प्रादेशिक आधार पर यानी रीजनल बेस्ड में हम लोग वर्गीकरण वनों का करके देखते हैं। तो एक बात याद रखें कि इनमें से सबसे बड़ा जो क्षेत्र है, सबसे बड़ा क्षेत्र यही माना जाता है, ठीक। अब ये जो क्षेत्र है सबसे बड़ा होने के साथ साथ यह पूरा नर्मदा सोन घाटी के दक्षिण में है, जो कि हम लोगों ने मध्य प्रदेश का जो वर्गीकरण पढ़ा हुआ है उसमें आपने देखा है कि भौगोलिक आधार पर जो वर्गीकरण है उसमें आपने देखा है कि नर्मदा के नीचे लगभग 11% क्षेत्र पर इसका विस्तार पाया जाता है। तो इन्हीं क्षेत्रों में जो वन पाए जा रहे हैं उन्हीं को कहा जाता है। तो इस वन में, इसे हम मैप के माध्यम से अगर इसे समझने की कोशिश करें, तो जैसा कि यह हमारा मैप है, तो यहाँ से ये जो पूरा क्षेत्र है ऐसे, है ना, ये पूरा क्षेत्र इस तरह, तो ये क्या, ये नर्मदा वाले पॉइंट है, नर्मदा सोन का, है ना। तो यहाँ नर्मदा सोन का ये पूरा पॉइंट आता है ये। अब इसके नीचे जो क्षेत्र आते हैं वो कौन से हैं? और इधर के ये क्षेत्र, ये बघेलखंड में आते, तो इधर ये बघेलखंड के क्षेत्र हैं। तो ये वाला जो क्षेत्र है, तो इसके दक्षिण में जो ये पाया जा रहा है इसी को हम सतपुड़ा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सतपुड़ा मैकाल, ठीक है, सतपुड़ा मैकाल क्षेत्र। तो ये पूरा सतपुड़ा मैकाल का पार्ट है। अब इस क्षेत्र में एक बात हुई कि यहाँ मानव आबादी के लिए एक तो इसे इसने दो भागों में तोड़ दिया। तो कहते हैं कि इस बैतूल से लेके ये शहडोल तक का जो बेल्ट है, ये इस बेल्ट में वनों का कटाई की गई। क्या की गई है? इस क्षेत्र में वनों की कटाई की गई, जिस वजह से मानव आवास को क्या करने के लिए, निवास करने के लिए।
तो इस बसावट के क्षेत्र में यहाँ की गई, साथ ही साथ इन क्षेत्रों में कृषि का विस्तार भी हुआ। तो वनों का क्षेत्र कटा, यहाँ मानव बसावट भी हुई। तो ये वन दो प्रकार के हिस्सों में हो गए। एक तो ऊपरी हिस्सा है पहाड़ी क्षेत्र, तो हमने बताया भी था कि सोलास बोलते हैं। तो एक ऊपरी चोटी वाले क्षेत्रों में है तो वो आर्द्र हो जाते हैं, जो नीचे की चोटी में होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, शुष्क हो जाते हैं। तो यहाँ किस तरह के वन पाए जाएंगे, दो रीजन के आपको वन मिलेंगे, एक आर्द्र वाले और दूसरे शुष्क वाले। क्योंकि यह पहाड़ी क्षेत्र है तो भाई जैसे ये पीक है तो यहाँ अत्यधिक वर्षा होगी, तो ये वाले कैसे हो जाएंगे, ये अलग वन होंगे, और यहाँ के नीचे के अलग वन होंगे, घाटियों के अलग वन होंगे। तो ऐसे तो दो प्रकार के यहाँ आपको वन मिलेंगे। इसका विस्तार आपको सीधी जिले तक मिलेगा। ठीक है, तो ये इसमें आपको इस बात को याद रखना था। तो अब आपको बात समझ आई कि ये किस पेटी में कहाँ तक इसका विस्तार है और किस वजह से ये कैसे हुआ। तो अब आपको याद रखें कि नर्मदा सोन घाटी के दक्षिण में इसका पूरा विस्तार इतना है। दो प्रकार के वन पाए जाते हैं, सीधी तक वन पाए जाते हैं, बैतूल से शहडोल तक इस क्षेत्र में काटा गया मानव आवास के लिए और कृषि के लिए। ये क्षेत्रों में दो हिस्सों में आपने बांट के भी देख लिया इसे। तो अब देखते हैं कैमूर वाले क्षेत्र को, तो इसे आप नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, दूसरा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कैमूर विंध्यन वाला, जो विंध्यन कैमूर का है। तो विंध्यन कैमूर को भी हम लोगों ने पढ़ा था कि यहाँ से विंध्यन जो है तो ऐसे विस्तारित होती है। ठीक, अब ये पट्टी इसकी विंध्यन कैमूर की है, तो ये कई भागों में बटी हुई है, भांडेर में भी बटी हुई है, कैमूर इसका पूर्वी हिस्सा है। ठीक है, तो इस तरह ये बटी हुई है। तो इस क्षेत्र में आप देखें कि यहाँ सागर दमोह वाले जो पार्ट हैं, ये पार्ट, इनके पठारी क्षेत्रों में भी इसका विस्तार यहाँ पाया जाएगा। बात को समझना, इन क्षेत्रों में इसका विस्तार फैला है। ठीक, लेकिन इसमें जो वन है, वन अभी जो पहले हमने पढ़ा है सतपुड़ा मैकाल वाला, उसके अब तुलना में यहाँ विरल वन पाए जाते हैं। कैसे विरल वन इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ कैसे वन पाए जा रहे हैं, विरल वन पाए जा रहे हैं। अब मुरैना वाला जो क्षेत्र है, मुरैना पेटी वाला, यह ऊपर का पेटी है। तो यहाँ आपने देखा कि सबसे कम वर्षा का क्षेत्र भी है मध्य प्रदेश का, यहाँ भिंड में। तो यहाँ सबसे कम वर्षा भी होती है। तो यहाँ कैसे वृक्ष पाए जाएंगे, यहाँ वृक्ष आखिरकार पाए कैसे जाएंगे, तो यहाँ जो है तो वृक्ष पाए जाएंगे कटीले वृक्ष। कैसे वृक्ष पाए जाएंगे, कटीले वृक्ष। तो कौन सी पेटी है, मुरैना शिवपुरी पेटी। और नर्मदा का जो दक्षिणी क्षेत्र है उस वाले पेटी में, जैसे सतपुड़ा मैकाल श्रेणी है, यह उसका पश्चिमी पार्ट हमने देख लिया कि पूर्वी सीमा में इसका पश्चिमी पार्ट है, और बघेलखंड का पठार भी इसी के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। तो नेक्स्ट जो हम लोग पढ़े थे नर्मदा वाला, तो नर्मदा वाले में ये बघेलखंड वाला भी क्षेत्र शामिल किया जाता है नर्मदा पेटी के अंतर्गत। तो ये ऐसे यहाँ से नर्मदा पेटी ये पढ़ लेते हैं हम, यहाँ के वन। ठीक, और ये बघेलखंड को भी हम पढ़ लेते हैं। इधर हमने इस वाली पेटी में पढ़ लिया तो पूरा बुंदेलखंड वाला क्षेत्र भी हमने पढ़ लिया वनों में। इधर हमने सतपुड़ा में यहाँ तक पढ़ लिया, ये वाले पेड़ पढ़ लिए। विंध्यन में हमने ये मालवा वाले पॉइंट के भी पेड़ पढ़ते हुए निकल गए। तो इस तरह करके पूरे रीजन के आधार पर मध्य प्रदेश को ऐसे वनों में विभाजित किया गया। तो अब आपको ये क्लासेस आज की हम लोग यहीं तक रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे की विभाजन के साथ साथ। अब वन व्रत जो है तो टॉपिक थोड़ा सा समझेंगे उसको, फिर हम लोग पहुंच चलेंगे वन संपदा के बारे में कि वनों से कौन सी संपदाएं प्राप्त की जाती हैं। तो एक आध दो है तुम संपदाओं के आधार पर डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, तथा कमेंट में आप यह बताएं कि आपको ये क्लासेस कैसी लगती हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। जय हिंद।